तो कल अपन पढ़ रहे थे भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में और हमने देखा था कि भारत को भौतिक स्वरूपों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया था। 6 के नाम पढ़े थे। उनमें से पहला भाग चल रहा था हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया था और पहले भाग का वर्णन हमने कर लिया था। पहला भाग था जिसका वर्णन हमने पढ़ा था, वो था हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके वर्गीकरण का, जिसे महान हिमालय कहा गया। महान हिमालय नाम दिया गया। अन्य नाम भी थे इसे, जैसे हिमाद्री है, वृहदीय आंतरिक हिमालय। दूसरा भाग है आज जिसका नाम है निम्न हिमालय। किसका है दूसरा भाग? हिमालय पर्वत श्रृंखला का। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो भारत के भौतिक प्रदेशों का पहला चरण, उसका दूसरा भाग है निम्न हिमालय। और निम्न हिमालय को हिमाचल और मध्य हिमालय भी कहा जाता है। निम्न हिमालय है, इसको अगर हम दूसरा नाम बोल दे तो दूसरा नाम क्या है? हिमाचल और मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है निम्न हिमालय को। अगर हमें पूछ लिया जाए कि भाई हिमाचल या मध्य हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है, तो निम्न हिमालय को हिमाचल या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और यह पर्वत श्रृंखला क्या है? हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री क्या गया? हिमाद्री महान हिमालय। हिमाद्री किसका नाम है? महान हिमालय का। तो यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में। इसकी निम्न हिमालय की की ऊंचाई है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में स्थित है। और औसत ऊंचाई मानी गई है इसकी 50 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी मानी गई है? 50 किलोमीटर। वैसे तो ऊंचाई है कम से कम 3700, अधिकतम 4500। एवरेज निकाला गया तो वो है 50 किलोमीटर। इसकी सबसे लंबी श्रेणी का नाम नहीं लिखा मैंने, पीर पंजाल नाम। हाँ, पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल लिखा हुआ। पीर पंजाल क्या है? इसकी सबसे लंबी श्रेणी है। जितनी भी निम्न हिमालय में पर्वत श्रेणियां हैं, उनमें सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल है। इसके अलावा अन्य श्रेणियों के नाम है धौलाधार और महाभारत। ये मुख्य है, और भी है, लेकिन प्रमुख श्रेणियां कौन सी है? धौलाधार और महाभारत। इसकी पर्वत श्रृंखला में ये घाटियां आती है। कौन सी घाटियां? कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है कुल्लू घाटी? हिमाचल प्रदेश में। तो कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी निम्न हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, सुना होगा नाम आपने इनका नाम सुना है, मसूरी का, रानीखेत का, नैनीताल का, दार्जिलिंग का। ये क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक पर्वतीय स्थल है। ये क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक पर्वतीय स्थल है, जहां पर लोग अक्सर क्या करते हैं? पिकनिक मनाने या घूमने जाया करते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं? पिकनिक मनाने या घूमने के उद्देश्य से या स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से भी जाते हैं। देखो, पर्यटक है, पर्यटन करने का उद्देश्य बहुत होता है। कोई पढ़ने के लिए जाता है, कोई जिसको शैक्षिक भ्रमण बोलते हैं। हमारे विद्यालय में भी कई बार क्या किया जाता है? ग्रुप बनाकर शैक्षिक भ्रमण करने के लिए भेजा जाता है। कोई सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए जाता है, कोई मनोरंजन के लिए जाता है। और कईयों को डॉक्टर क्या करते हैं? बीमारी होने के कारण बताते हैं कि आप क्या कीजिए, थोड़ा दिन पर्वतीय स्थलों पर घूम के आइए, थोड़ा दिन वहाँ गई हवा का आनंद लीजिए। उससे भी कई प्रकार की बीमारियां दुरुस्त होती है। तो यह प्रसिद्ध पर्यटक पर्वतीय स्थल है मसूरी, रानीखेत, नैनीताल। कहां पर है ये तीनों? मसूरी, रानीखेत, नैनीताल कहां पर है तीनों? वैसे तो कहां पर है? निम्न हिमालय में। और राज्य पूछ लिया जाए तो
अगर राज्य पूछ ले हमें कि कौन से राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी, रानीखेत, नैनीताल। कभी आप भी घूमने जाओ तो देख लेना इनको। प्रसिद्ध पर्यटक अच्छे हैं पर्यटन स्थल। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर दार्जिलिंग की चाय बहुत प्रसिद्ध है। आपने चाय के पैकेट बाजार से खरीदते होंगे, लिखा हुआ आता है आसाम के बागानों से चुनी गई चाय या दार्जिलिंग से के बागानों से चुनी गई चाय। पहाड़ी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन ढलान वाले इलाकों में ही होता है, तो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। तो ये रानीखेत, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग सभी क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक पर्वतीय स्थल है, जो कहाँ पर है? हिमालय का जो वर्गीकरण हिमालय पर्वत श्रृंखला में है वैसे तो, लेकिन हिमालय पर्वत श्रृंखला का भी हमने क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया। तो जिसको निम्न हिमालय, हिमाचल या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, वहां पर यह प्रसिद्ध पर्यटक पर्वतीय स्थल है। हिमालय पर्वत का तीसरा वर्गीकरण है, जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। यह क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे बाहरी श्रृंखला है। हिमालय पर्वत है, उसकी सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। और अन्य नाम है इसके उप हिमालय और ब्रह्म हिमालय। दूसरे नाम क्या है? उप हिमालय और ब्रह्म हिमालय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई है 900 से 1000 मीटर के बीच। चौड़ाई का तो मतलब है ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। तो चौड़ा तो कितना है? शिवालिक हिमालय 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचा कितना है? 900 से 1000 मीटर के बीच। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किमी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मीटर। तो चौड़ाई तो है कितनी? 10 से 50 किलोमीटर की और ऊंचाई है 900 से 1000 मीटर के बीच। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण किससे हुआ है? महान हिमालय और निम्न हिमालय, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला का पहला भाग और दूसरा भाग। महान हिमालय तो कौन सा आ गया? पहला भाग, और निम्न हिमालय कौन सा आ गया? दूसरा भाग। महान हिमालय और निम्न हिमालय से जो नदियां क्या करती है? अपने साथ असंपीड़ित अवसाद लाती है। नदियां बहती है तो हम देखते हैं कि नदियां क्या करती है? अपने साथ बहुत सी सामग्री लेकर चलती है। उसके मार्ग में जो भी चीजें आती है उन सबको वो अपने साथ पा ले जाती है। और पर्वतीय स्थलों पर मार्ग में क्या आते हैं? कंकड़ पत्थर वगैरह वो आते हैं, तो वो आकर एक जगह जब इकट्ठा हो जाते हैं। नदियां जब महान हिमालय और निम्न हिमालय से बहकर आती है और अपने साथ असंपीड़ित अवसाद लाती है और उनको जहां पर छोड़ दिया, कहां पर? शिवालिक हिमालय पर, तो वहां पर शिवालिक हिमालय का निर्माण हो गया। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित लंबवत घाटियां हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। छोटा प्रश्न बन गया है, दून किसे कहते हैं? तो दून किसे कहते हैं? निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में लंबाई के आकार की घाटियां हैं, उन घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। उदाहरण है जैसे देहरादून, सुना है नाम आपने? देहरादून, कोटली दून, ये क्या है? पाटली दून। देहरादून, कोटली दून, ये क्या है? दून है। कहां पर है ये? निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो लंबी घाटियां हैं उनको दून कहा जाता है। और देहरादून, कोटली दून, दून के उदाहरण है। अगला भाग है दूसरा, उत्तरी मैदान। पहले इसी में थोड़ी बातें शेष रह गई, वो देखें। तो ये तो तीनों वर्गीकरण आ गए हैं। 3 वर्गीकरण आ गए किसके? हिमालय पर्वत श्रृंखला के, जिनको क्या कहा जाता है? पहला महान हिमालय, दूसरा निम्न हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। इसके अलावा उत्तर दक्षिण के हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा जाता है। हिमालय है, ये 3 भाग तो है ही है, इनके अलावा इनका दूसरा वर्गीकरण भी किया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का अन्य वर्गीकरण है, वो देखो, वो क्या है? हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण बोलते हैं उसे।
यह वर्गीकरण तो है ही है, इनके अलावा क्षेत्रीय वर्गीकरण है वो तो हिमालय का अगला वर्गीकरण क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण है, यानी क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण है, जो कैसे है, पश्चिम से पूर्व में स्थित क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकरण है। और यह वर्गीकरण किया गया है नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर, पश्चिम से पूर्व की ओर है और नदियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। देखो जैसे नदियों की सीमाएं लिखी हुई है, कौन सी नदी तक है। जैसे पहला वर्गीकरण है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहां से कहां तक है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य स्थित है, उसे क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय कहा जाता है। समझ गए। पीछे वाला वर्गीकरण था वो अलग था, यह क्षेत्र के आधार पर यानी नदियों घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। और यह पहला वर्गीकरण है जो सतलज से सिंधु के बीच हिमालय का भाग स्थित है, उसे क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर हमसे पूछा जाए पंजाब हिमालय किसे कहते हैं, तो हिमालय का वह भाग जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य में स्थित है, वह पंजाब हिमालय कहलाता है। और इसमें दूसरा भाग है कुमायूं हिमालय, और यह कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। सिंधु से सतलज के मध्य का भाग है पंजाब, और कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है, या काली नदी के बीच का भाग है, वो कहलाता है कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का भाग, काली और तीस्ता नदियां हैं वो नेपाल हिमालय कहलाती है, और तीस्ता और देहांग नदियों का भाग है वो क्या कहलाता है, असम हिमालय कहलाता है। समझ गए। क्षेत्रों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, और वो भी कैसे, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर कि कौन सी नदी से लेकर कौन सी नदी। जैसे सिंधु से सतलज के बीच का इलाका पंजाब हिमालय के नाम से जाना गया है। इसी प्रकार कुमायूं सतलज से काली, फिर काली से तीस्ता है वो नेपाल, और तीस्ता से दियांग है वो असम हिमालय कहा गया है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, और दिहांग के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत को पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। हिमालय पर्वत है उसकी सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और बाद में दिहांग जो नदी है वो एक महाखंड गार्ज का निर्माण करती हुई हिमालय की दक्षिण में एक तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्वी सीमा तक फैली है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है इसे, कौन से, दिहांग वाला महाखंड को। ये पहाड़ियां उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है और मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल से बनी है। कौन सी पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। यहाँ पर घने जंगल है और अधिकतर समांतर पर्वत श्रृंखला और घाटियों के रूप में फैले हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियां स्थित है। पूर्वांचल जो इलाका है उसमें पटकाई की पहाड़ियां, नागा की पहाड़ियां, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियां स्थित है। अब अगला भाग है दूसरा भाग है भारत का भौतिक स्वरूप का, जिसका नाम है उत्तरी मैदान। पहला भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला का अध्ययन हमने कर लिया। दूसरा भाग है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान की स्थिति सबसे पहले यह कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी मैदान हिमालय पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है, यानी प्रायद्वीपीय पठार आगे आने वाला भाग है और हिमालय पर्वत पहले आ गया। समझ गए। प्रायद्वीपीय पठार भी भारत के भौतिक प्रदेशों में से एक भाग है और हिमालय पर्वत भी एक भाग है, और दोनों के बीच में जो भाग स्थित है वो क्या कहलाता है, उत्तरी मैदान कहलाता है।
तो सबसे पहली बात क्या हुई, पहली विशेषता उत्तरी मैदान की क्या हुई, उत्तरी मैदान कहाँ स्थित है, तो उत्तरी मैदान कहाँ पर स्थित है, हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार है उसके बीच में स्थित है। इस मैदान का मैदानी प्रदेश का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी खूब बड़ा है। मैदानी प्रदेश है वो खूब बड़ा है, इसका विस्तार कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर है और 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। पूरा विस्तार तो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, लंबाई है लगभग कितनी 2400 किलोमीटर और चौड़ाई है 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक। यह मैदान उत्तर में हिमालय से आने वाली नदियां, हिमालय से जो नदियां आती है, क्योंकि इसके ऊपर का भाग कौन सा है, हिमालय पर्वत है भाई। उत्तरी मैदान कहाँ पर है, प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में है, तो ऊपरी भाग हो गया इसका हिमालय पर्वत। तो उत्तर में हिमालय से जो नदियां आती है उसके द्वारा जो महीन जलोढ़ों के द्वारा बना है, हिमालय उत्तर से आने वाली नदियां अपने साथ जो महीन जलोढ़ लाती है उनसे बना है यह उत्तरी मैदान। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी वह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसका वर्णन भी हम इसी में करेंगे, क्यों है ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर क्यों है। तो उच्चावच में बहुत कम समताओं वाला या समतल भूभाग है, ये जनसंख्या का ही हो गया कि यह कैसा है, यहाँ पर ज्यादा उच्चावच नहीं है, समताएं बहुत कम है और कैसा है, समतल भूभाग है। और यह 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से, भारत की 3 मुख्य नदियां कौन कौन सी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदी कौन सी होती है, आगे लिखा है इनकी सहायक नदियां। तो सहायक नदी कौन सी होती है, जो नदी क्या करती है, अपना जल ले जाकर किसी बड़ी नदी में डाल देती है। 8वीं क्लास में आया हुआ है सहायक नदियां, वो नदियां जो क्या करती है, अपना जल ले जाकर किसी बड़ी नदी में उड़ेल देती है, तो वो बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती है। तो मुख्य नदी तो कौन कौन सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा यह मैदान बना है, सहायक नदियों से बना है। अब सहायक नदियों से बनने के कारण इस मैदानी क्षेत्र की मिट्टी वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है। अभी जो मैंने बात की थी ना, यह सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है, यानी यहाँ पर सघन जनसंख्या बोला मैंने। सघन जनसंख्या का मतलब यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, जनसंख्या है उसका अधिवास ज्यादा है। कारण क्या है, ये कारण है यहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है। और मनुष्य ज्यादा कहाँ पर रहता है, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी मिले। क्यों, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होगी तो उसे खेती करने में आसानी रहेगी, भाई कृषि कार्य वो आसानी से हो पाएगा। दूसरा, पर्याप्त जलापूर्ति, पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, यह भी मनुष्य के अधिवास का कारण है। भाई हमें इलाके बता दिए जाए कि आपको कौन से इलाके में रहना है, सबकी विशेषता बता दी जाए कि इस इलाके में पानी की कमी है, यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है, इस इलाके में पानी ठीक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ पर जलवायु भी अच्छी है, तो हम जो अच्छी आदर्श दशा होगी वहीं पर रहेंगे। तो यही कारण है यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होने का, उत्तरी मैदान में जनसंख्या ज्यादा होने का यही कारण है। क्या कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, क्यों कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु इनसे बना हुआ मैदानी इलाका है, तो ये अपने साथ में जो मिट्टी लाती है वो उपजाऊ मिट्टी लाती है। तो मिट्टी उपजाऊ है, पानी की पर्याप्त आपूर्ति है, नदी तीनों बड़ी बड़ी नदियां प्रणाली है यहाँ पर। और तीसरा कारण यहाँ की जलवायु भी उपयुक्त है। तो इन 3 कारणों के कारण यहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है, लोगों का अधिवास यहाँ पर ज्यादा है। क्यों कि ये 3 कारण, उपजाऊ मृदा, पर्याप्त जलापूर्ति और अनुकूल जलवायु, ये क्या है, कृषि के लिए आदर्श दशा बनाती है, खेती करने के लिए बढ़िया स्थिति है। क्यों कि अपन खेती करते हैं तो सबसे पहले बात हमें मिट्टी उपजाऊ चाहिए, उपजाऊ मिट्टी हो गई, बाद में अगर पानी नहीं है तो वो उपजाऊ मिट्टी किस काम की। तो दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। तीसरा हमें जलवायु अच्छी होनी चाहिए। ये तीनों कारण किसके लिए होते हैं, कृषि के लिए अच्छे होते हैं।
और भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो यहाँ पर जनसंख्या है वो ज्यादा है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। आकृतियों के आधार पर, यहाँ की आकृतियां अलग अलग होने के कारण इन्हें भाबर, तराई, खादर और बांगर इन 4 भागों में बांटा गया है। तो इनकी परिभाषा देखे भाई क्या है? भाबर क्या चीज है, तराई क्या चीज है, खादर क्या चीज है। तो भाबर तो किसे कहा जाता है? नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है, इसे भाबर कहा जाता है। नदियां क्या करती है? जब पर्वतों से नीचे उतरती है और कहां पर? शिवालिक की ढाल पर। शिवालिक की जो पहाड़ियां है, हिमालय का भाग हमने शिवालिक पढ़ा, उसकी ढाल से नीचे उतरती है तो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में एक गुट्टिका का निर्माण करती है, इसे भाबर कहा जाता है। सभी सरिताएं, सरिताएं का मतलब नदियां, इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियां पुनः निकल जाती है, दक्षिणी भाग में फिर निकल जाती है और भाबर में आते ही विलुप्त हो जाती है। और जब निकलती है दक्षिणी भाग में तो वहां पर नम और दलदली क्षेत्र बनाती है और वो नम और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। तो भाबर तो किसे कहते हैं? नदियां शिवालिक की ढाल से नीचे उतरती है तो वो 8 से 16 किलोमीटर में चौड़ी गुट्टिका का निर्माण करती है, वो भाबर कहलाता है। और यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती है, इसके दक्षिणी भाग में नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है और वो नम और दलदली क्षेत्र तराई कहा जाता है। तो 2 परिभाषा हो गई, भाबर किसे कहते हैं और तराई किसे कहते हैं। तो भाबर की परिभाषा दोबारा सुन लो। पर्वतों से उतरने वाली नदियों द्वारा शिवालिक की ढाल पर गुट्टिका का मतलब है कंकड़ पत्थर का निर्माण करती है, वो वहां जमा हो जाते हैं और उसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। जमा होने से एक मैदानी क्षेत्र बन जाता है, वो भाबर कहलाता है। समझ गए? पर्वतों से नीचे उतरते समय नदियां शिवालिक की ढाल पर एक चौड़ी गुट्टिका या कंकड़ियां, कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, वो मैदानी भाग निर्माण हो जाता है, वो कहलाता है भाबर कहलाता है। और तराई किसे कहते हैं? भाबर से लगा हुआ क्षेत्र, यानी भाबर के पास का एक क्षेत्र है, भाबर से लगा हुआ क्षेत्र है जो क्या होता है? अत्यधिक नम और दलदली होता है और यहाँ पर घने वन और विभिन्न वन्य जीव पाए जाते हैं। तराई किसे कहा जाता है? भाबर से लगा हुआ इलाका जो दलदली और नम होता है वो कहलाता है तराई। और इस तराई में क्या होता है? वन और वन्य जीव पाए जाते हैं। फिर तीसरा भाग है खादर। तो खादर किसे कहते हैं? बाढ़ के मैदानों के नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। बाढ़ के मैदानों के नवीन जलोढ़ को अपन कहते हैं खादर और पुराने जलोढ़ को कहते हैं बांगर। और एक नाम और आया है दोआब। दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आप। दो का मतलब होता है दो और आप का मतलब पानी। जैसे अपन पंजाब शब्द बोलते हैं, वो भी 2 से मिला है, पंच और आब, यानी 5 नदियों का पानी या 5 क्षेत्रों का पानी पंजाब है। आगे तीसरा क्षेत्र पढ़ेंगे अपन, प्रायद्वीपीय पठार।